या तो हमें पुलिस के हवाले किया जाने वाला है या उससे भी बदतर कुछ हो सकता है हमारे साथ अगर हम वॉल्टर को मना ना पाए तो। शिखर के साथ वॉल्टर के कमरे में बैठे दिनेश के मन में यही ख्याल आ रहा है। शिखर वॉल्टर की ओर देखते हुए कहता है, मैं बस एक बेटे के नाते यहां आया हूं, एक बेटा जिसे कभी अपने माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ क्योंकि उनका कत्ल कर दिया गया था। और यहां मैं आज इसीलिए आया हूं क्योंकि आप मेरी मदद कर सकते हो उनके कातिल का पता लगाने में। मेरे पास आपको देने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास ना हो। बस इतना सा कह सकता हूं कि आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं। शिखर की बात सुन वॉल्टर एक गंभीर से चेहरे के साथ हामी भरते हुए कहता है, बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी। यह सुन शिखर और दिनेश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती है और शिखर कहता है, महेंद्र दादाजी के बारे में कुछ सवाल करना है। वो जब भारत में रहते थे तब उनकी जिंदगी के बारे में आप क्या जानते हो? उनके यहां दुबई आने के पीछे आखिर क्या राज था? वॉल्टर एक गहरी सांस लेते हुए शिखर से कहता है, मैं तुम्हें सारे राज बताने को तैयार हूं। यह सुन एक पल के लिए शिखर की आंखें नम हो आई हैं। आखिर उसे उसके पिता के कातिल के बारे में पता लगने ही वाला है। मगर शिखर को इतनी आसानी से यह जवाब कहां मिलने वाला था। और वॉल्टर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, मगर मेरे राज बताने से पहले तुम्हें महेंद्र का दिया काम पूरा करना होगा। शिखर के कानों में जैसे ही ये बात पड़ी मानो पल भर में उसके सारे सपने टूट गए हों। इससे पहले शिखर कुछ बोल पाए उस आलीशान कमरे का दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के पीछे खड़े इंसान को देखकर शिखर की आंखों से आंसू की एक बूंद निकल पड़ती है। उसे इस बात का आश्वासन हो जाता है कि उसे अपने पिता के मौत का राज का पता यहां से नहीं चलने वाला, क्योंकि दरवाजे पर शुभचिंतक खुद खड़ा है। उस आलीशान से कमरे में सभी महंगे कपड़े पहने बैठे हुए हैं। उनके बीच सादे साधु के कपड़ों में शुभचिंतक आकर वॉल्टर के करीब बैठता है। शुभचिंतक सादे से चेहरे और एक सुरीली सी आवाज के साथ कहता है, मुझे पता था तुम दोनों यहीं आने वाले हो। तुम्हारे आश्रम से निकलते ही मैंने दिनेश के पीछे किसी को लगाया था और जिस हिसाब से दिनेश वॉल्टर के बारे में पता लगाने में लगा था, मुझे आभास हो गया था कि तुम दोनों यहां आने वाले हो। यह सुन सामने बैठे दिनेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता है, मेरे पीछे? मगर कब? शिखर अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए शुभचिंतक से सवाल करता है, आपको हमारे इस प्लान के बारे में कब से पता है? शुभचिंतक सर उठाते हुए कहता है, जब दिनेश को आश्रम में देखा था मैं समझ गया था तुम इस बार इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। और तुम जब आश्रम में आए तो शिखर शुभचिंतक को काटते हुए पूछता है, आपको कैसे पता मैं आश्रम में आया था? शुभचिंतक एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहता है, जब तुम फाइल वाले कमरे में थे तो मुझे उस दराज पर कुछ निशान दिख गए थे और फिर बाहर निकलते ही कुछ साधुओं ने कहा कि उन्होंने तुम्हें देखा है। फिर पूरी बात समझने में मुझे देर नहीं लगी और मेरे इशारे पर ही तुम्हें वहां से जाने दिया गया। शिखर का सर झुका हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले। सर उठा पूछता है, अगर पता लग गया तो फिर जाने क्यों दिया मुझे वहां से? शुभचिंतक अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया ताकि तुम्हें अपने दम पर इस राज का पता लगाने का एक मौका दूं। जब तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि मेरे अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास सच जानने का, तभी तुम मेरा दिया काम करोगे। तुम्हें मनाने की कोशिश करना बेकार है। शुभचिंतक की बातें सुन शिखर को भी उसकी गलती का एहसास हो रहा है। शुभचिंतक उससे एक कदम आगे ही था पूरे समय। शुभचिंतक एक शांत आवाज में कहता है, तो अब बताओ क्या करना है तुम्हें? क्या अब तुम्हें यकीन हो चुका है कि मेरे कहे के हिसाब से काम करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है? शिखर को भी इस बात का आभास हो चुका है कि शुभचिंतक की बात मान लेने में ही भलाई है। मगर एक आखिरी कोशिश करते हुए शिखर अपनी आवाज ऊंची कर कहता है, आखिर मेरे साथ हो रही इस नाइंसाफी का कारण क्या है? क्यों मुझे ये राज नहीं बताया जा सकता बिना उस गांव जाए?
शुभचिंतक धीमी सी आवाज में जवाब देता है, मैंने तुम्हें पहले ही इसका जवाब बताया हुआ है। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मगर शिखर बेटा, बस एक बार मेरी बात मान कर तो देखो। मैंने आज से पहले तुमसे ऐसी कोई मांग नहीं की है, ना ही करूंगा। बस इस बार मेरा कहा मान लो। तुम्हें खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मैंने तुम्हें वहां क्यों भेजा है। शिखर भी दिनेश की तरफ झुकते हुए उसके कानों में कहता है, मुझे भी यही लगता है कि शुभचिंतक की बात मान लेनी चाहिए। फिर से कोई तो राज है जो शुभचिंतक चाहता है तुम्हें खुद पता लगे, इसलिए वहां भेज रहा है। शिखर भी सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, मगर इस बार जैसे ही मैं आपका दिया काम करूं, मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए, बिना किसी छल के। और तुरंत उठ दिनेश के साथ वहां से जाने लगता है। शुभचिंतक पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, वहां ऐसे ही मत जाना। गांव वाले इतनी आसानी से बाहर वालों की बात नहीं मानते। उन्हें मनाने को तुम्हें वहां एक गांव वाले के भेष में ही जाना होगा, और एक गांव वाला बनकर ही उन्हें चिट फंड में निवेश करने को मनाना होगा। शिखर शुभचिंतक की बात पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए तेज कदमों के साथ वहां से निकल जाता है। दुबई से वापस आ शिखर अपने घर में है, और अकेले नहीं, अपने सभी जानने वालों के साथ। वापस आते हुए रास्ते में ही शिखर ने सबको अपने घर बुला लिया था। शीना, रवि और बबीता तीनों शिखर के सामने सोफे पर बैठे हुए हैं। शिखर अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, और इस वजह से मैं यहां तुम सबके सामने बैठा हूं। मुझे उस गांव जाकर चिटफंड खोलने में तुम्हारी मदद चाहिए। रवि सबसे पहले खड़ा होते हुए कहता है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं, अब मुसीबत में पीछे कैसे हट सकता हूं। मैं तो तैयार हूं इस सफर के लिए भी। बबीता भी हामी भरते हुए कहती है, मुझे तो साथ जाना ही होगा, क्योंकि वहां अगर चिटफंड खोलना है तो सारे खर्चे मुझे ही देखने होंगे। शीना भी उत्सुकता से कहती है, मैं भी तैयार हूं। शिखर एक पल के लिए शीना की ओर देखता है। वो नहीं चाहता कि शीना के म्यूजिक करियर को उसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। फिर एक धीमी सी आवाज में कहता है, शीना, अगर तुम्हें कोई और काम है या कॉन्सर्ट है तो तुम ना होगी तो भी चलेगा, मैं समझ सकता हूं। मैंने तुम्हें यहां बस एक दोस्त के नाते अपनी बात बताने के लिए बुलाया है। शीना शिखर की दुविधा समझ उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, क्या मैं एक दोस्त के नाते तुम्हारे साथ नहीं आ सकती? अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसे किसी मुसीबत में हो तो तुम उसकी मदद नहीं करोगे? शिखर शीना की आंखों में देखते हुए कहता है, मगर तुम्हारा कॉन्सर्ट? शीना पलट कर कहती है, मैं एक आजाद पक्षी हूं, जब जो जी में आए वो करूं, और अभी मेरा मन मेरे दोस्त की मदद करने का है। मैंने जो फैसला लिया उससे अब पीछे नहीं हटने वाली। शिखर कोशिश तो करता है, मगर शीना के आगे उसे भी हार माननी पड़ती है। रवि भी शिखर के पास आते हुए कहता है, मगर क्या वहां एक आम इंसान बनकर जाना जरूरी है? शीना रवि की ओर मुड़ते हुए कहती है, मुझे शुभचिंतक की बात सही लगी। वहां के लोगों का भरोसा जीत चिटफंड खोलना है तो हमें उनमें से एक बनकर ही जाना चाहिए। बबीता भी शीना की हां में हां मिलाती है। शिखर बबीता से पूछता है, हमें अपनी चिटफंड की कंपनी शुरू करने के लिए क्या करना होगा? बबीता सोचते हुए कहती है, पहले हमें आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होगा, फिर कंपनी के नाम का प्रचार करना होगा। इतने में रवि बोल पड़ता है, कंपनी का नाम क्या रखना है? शीना शिखर को देख तुरंत बोलती है, मेरे दिमाग में एक नाम है। शिखर पूछता है, क्या? शीना चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहती है, ड्रीम कैचर। यह सुन शिखर के चेहरे पर भी एक मुस्कान आती है और वो कहता है, ड्रीम कैचर चिट फंड कंपनी, ठीक है, तो आज से हमारे म्यूजिक लेबल के साथ इस कंपनी का नाम भी ड्रीम कैचर है। सबको यह नाम पसंद आता है। बबीता कहती है, हमें चिटफंड के लिए न्यूनतम पूंजी राशि, यानी हमें कंपनी शुरू करने के लिए कितना जमा करना होगा, लोगों से उसका भी फैसला करना होगा। शिखर पलटकर पूछता है, सबसे न्यूनतम राशि क्या होती है चिटफंड की आज के समय में?
बबीता फोन में खोजते हुए कहती है, पूरे 50,000 रुपए। ये सुन रवि के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वो कहता है, 50,000 जमा करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ये तो तुरंत कर सकते हैं। शिखर रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। याद है हम जब झोपड़पट्टी में रहते थे, तब अगर तुमसे या झोपड़पट्टी में रहने वाले किसी से चिट फंड के लिए कोई पैसा मांगता तो क्या कोई दे पाता? अब सोचो, हमें किसी गांव जाकर वहां के लोगों को इस बात के लिए मनवाना है। इतना आसान नहीं होगा, मगर अपने पिता के कातिल का पता लगाने में मैं ये जरूर करके दिखाऊंगा। मुंबई से करीब 1000 किलोमीटर दूर शिखर और उसकी टोली अगले ही दिन जा पहुंचते हैं भीमपुर गांव। सबने कोई सादा कपड़ा पहन लिया है। शिखर और रवि ने कुर्ता पजामा और लड़कियों ने सलवार कमीज, और पीछे पीठ पर एक छोटे से बैग में कुछ जरूरत का सामान टांगे भीमपुर गांव में खड़े हैं। जैसे ही टैक्सी से उतरकर गांव में प्रवेश करते हैं, सामने गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उन्हें देख शिखर को लगता है ये अच्छा मौका है सबसे पहचान बनाने का। वो आगे बढ़ते हुए वहां बैठे सभी से पूछता है, क्या यहाँ इस गांव में हमें रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या? आसपास कोई होटल या कोई जो अपना घर किराए पे दे रहा हो? उन बूढ़ों के झुंड के बीच में बैठा एक वृद्ध आदमी पूछता है, यहाँ ना तो कोई किराए पर अपना घर चढ़ा रहा है, ना ही आसपास कोई होटल है। यहाँ से सबसे करीबी होटल भी लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ये सुन शिखर और बाकी सब एक दूसरे का मुंह तकने लगते हैं। वो वृद्ध आदमी इनकी ओर देखते हुए कहता है, मैं इस गांव का सरपंच हूं। आप सब कौन और यहाँ क्यों रहने आए हो? शिखर अपना गला साफ करते हुए कहता है, हम किसी काम के सिलसिले में आए हैं। एक कंपनी के कर्मचारी हैं और उसकी एक शाखा खोलने आए हैं। ये बात सुन सरपंच एक मुस्कान के साथ कहता है, फिक्र मत करो, भीमपुर में रहने वालों का दिल बहुत बड़ा है। एक काम करो, दोनों लड़के मेरे ही घर ठहर जाओ और दोनों लड़कियां सोनू के घर। ये सुन शीना आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या ऐसा कुछ इंतजाम नहीं हो सकता कि हम चारों साथ रह सके? सरपंच एक पल के लिए शांत हो शीना को देखता है, फिर कहता है, माफ करना, मगर क्या तुम सब शादीशुदा हो? शिखर आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं। ये सुन मानो सरपंच की आंखें लाल हो जाती है और वो कहता है, बिना शादी किए ही इन लड़कों के साथ रहना है तुमको? मर्यादा नाम की कोई चीज होती है या नहीं? तुरंत वापस लौट जाओ, क्योंकि यहां कोई अपना घर नहीं देने वाला तुम जैसों को ठहरने के लिए। शिखर सरपंच का गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, आप गलत समझ रहे हो, हमारा वैसा कुछ इरादा नहीं है। हम तो बस एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। तो सरपंच शिखर को डांटते हुए कहता है, अच्छे से समझता हूं तुम जैसे लोगों को, हमें कुछ सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सरपंच के आसपास बैठे सभी बुजुर्ग आपस में फुसफुसा रहे हैं और मानो उन्होंने भी बस एक पल में इनके चरित्र का निर्णय कर लिया हो। कोई इनकी बात तक सुनने को राजी नहीं है। शिखर और सब गुहार लगाते रहे, मगर मानो झुंड ने अपने कान बंद कर लिए हों। शिखर कहता है, यहां हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला, मगर इस गांव में कोई तो होगा जो हमें रहने को जगह देगा। और फैसला कर शिखर और टोली निकल जाते हैं हर एक घर पर दस्तक देते हुए पूछने, मगर उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। कोई भी उन्हें अपने घर में जगह देने को तैयार नहीं है। शाम से रात हो आती है, मगर उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। और हार मानकर रवि कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम यहां रह पाएंगे, हमें वापस चलना चाहिए। क्या इस गांव में शिखर रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढने में कामयाब हो पाएगा, या शिखर को काम शुरू होने से पहले ही हार मान जाना पड़ेगा? और आखिर वो क्या राज है इस गांव में जिसकी वजह से शुभ चिंतक ने शिखर को यहां भेजा है? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।